हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई के फ्री क्लास पे स्वागत है आप लोगों का। आज हम BHDE 101 BHDE 101 जो कि हिंदी गद्य है, इन विषय के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आप थंबनेल में देख ही लिए होंगे। इन दो प्रश्नों का विस्तार से विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। ध्रुव स्वामिनी नाटक का कथा का सार अपने शब्दों में लिखिए। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है, इसका कथा का सार अपने शब्दों में लिखने के लिए कहा जा रहा है, और ये प्रश्न काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आइए इसको ध्यानपूर्वक देखिए और इसको विस्तार से जानने का कोशिश करते हैं। उससे पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट ज़रूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। यदि ख़राब लगा है तो फिर भी कमेंट करें, अच्छा लगा है तो फिर भी कमेंट करें। ख़राब क्यों लगा है वो आप रीज़न कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए हम देखते हैं। देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रारंभ सम्राट समुद्रगुप्त द्वारा उत्तराधिकारी के चुनाव के साथ होता है। सम्राट समुद्रगुप्त ने अपने बड़े पुत्र रामगुप्त को न चुनकर छोटे पुत्र चंद्रगुप्त को चुना, पर सम्राट की मृत्यु के पश्चात चंद्रगुप्त अपना अधिकार छोड़ देता है। जब इनके पिता का मृत्यु हो जाता है तो चंद्रगुप्त को जो अधिकार मिला हुआ था, चंद्रगुप्त वो अधिकार छोड़ देता है और रामगुप्त को गद्दी पे बैठा देता है। देखिए आगे, देखिए, अपना अधिकार छोड़ देता है और रामगुप्त सम्राट बन जाता है। समुद्रगुप्त की साम्राज्य नीति के अनुसार विजित राजा लोग विजयी राजा को उपहार के रूप में कन्यादान करते थे। इस प्रकार ध्रुव स्वामिनी का गुप्त काल में प्रवेश हुआ। उसका विवाह चंद्रगुप्त से होना था, किंतु रामगुप्त के सम्राट बन जाने पर उसका विवाह रामगुप्त से हुआ। देखिए, ध्रुव स्वामिनी का जो विवाह है वो चंद्रगुप्त से होने वाला था, परंतु यहाँ पे कंडीशन क्या हुआ कि गुप्त साम्राज्य का जो सम्राट रामगुप्त बना, तो राजा का शादी ही उससे हुआ। तो यहाँ पर भी कुछ लॉजिक है, यहीं से विवाद शुरू होता है इस नाटक का। देखिए आगे, पौरुष विभिन्न और विलासी होने के कारण रामगुप्त शासन का दायित्व वहन करने में तो असमर्थ सिद्ध होता ही है, साथ ही अपने पत्नी, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ, अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी से भी सम्मानपूर्ण व्यवहार नहीं करता। उसे सदैव यही लगता रहा कि ध्रुव स्वामिनी के मन में चंद्रगुप्त के प्रति, आइए आगे देखते हैं। देखिए, प्रेम है। रामगुप्त को लगता था कि ध्रुव स्वामिनी के मन में चंद्रगुप्त के प्रति प्रेम है। तो इसके लिए वो क्या करता है, देखिए, इसलिए वह ध्रुव स्वामिनी पर पहरा रखता है और उसके मनोभाव को जानने के लिए खंडक धारणी स्त्री को भेजता है। रामगुप्त को भय है कि यदि वह चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी तो उसके अपने लिए कुचक्र रच सकती है। रामगुप्त को डर था कि यदि वह चंद्रगुप्त से प्रेम करेगी तो रामगुप्त के लिए वह कुचक्र रच लेगी मारने के लिए। तो उसके लिए वो खड़का धारणी स्त्री को इस जानने के लिए भेजता है। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अचानक तभी सूचना मिलती है कि शकों ने शिविर को दोनों ओर से घेर लिया है। ऐसी स्थिति में रामगुप्त के समक्ष दो विकल्प है, या तो युद्ध करे या फिर शक संधि स्वीकार कर ले, जिसके अनुसार शकराज ने अपने लिए ध्रुवस्वामिनी की तथा अपने सामंतों के लिए मगध के सामंतों की स्त्री की मांग की है। देखिए, संधि का भी एक ये था कि शकराज चाहता था कि शकराज खुद के लिए ध्रुवस्वामिनी
तथा अपने सामंत जो उसके लिए लड़ने के लिए आए थे उसके लिए मगध की स्त्रियों को भेजा जाए, तब ही संधि होगा। यदि आइए आगे देखते हैं, यदि वे दे दी जाए तो संधि हो सकती है। ध्रुव स्वामिनी के समक्ष जब यह प्रस्ताव आता है तो वह अपमान की पीड़ा से करा उठती है। वह अपेक्षा करती है कि रामगुप्त अपनी पत्नी और कुल की मर्यादा की रक्षा करेगा, किंतु थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखिए, किंतु तब रामगुप्त उसे सकराज को भेंट करने के लिए तैयार हो जाता है। देखिए, रामगुप्त जो है यह संधि करने के लिए तैयार हो जाता है और ध्रुव स्वामिनी को सकराज के पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है। तो देखिए यहाँ से क्या होता है, तो वह उससे सम्मान की रक्षा की भीख मांगती है। अपने आत्मसम्मान की रक्षा की भीख न मिलने पर वह आत्महत्या को तत्पर हो उठती है। तभी चंद्रगुप्त उसे आकर रोकता है। रामगुप्त और शिखर स्वामी के कायरतापूर्ण प्रस्ताव को जानकर चंद्रगुप्त, आइए आगे देखते हैं, देखिए, क्रोधित होता है। गुप्त काल की मर्यादा और ध्रुव स्वामिनी के सम्मान की रक्षा को अपना दायित्व मानता हुआ वह प्रस्ताव रखता है कि वह स्वयं ध्रुव स्वामिनी के वेश में सामंतों कुमारों के साथ सकराज के पास जाएगा। आत्म बलिदान करके भी ध्रुव स्वामिनी की रक्षा के चंद्रगुप्त के प्रस्ताव को देखकर ध्रुव स्वामिनी के मन में चंद्रगुप्त के प्रति विद्वान स्नेह भाव व्यक्त हो जाता है। वह चंद्रगुप्त को अपनी भुजाओं में पकड़कर अनुरोध करती है कि इतने बड़े बलिदान की जरूरत नहीं है। रामगुप्त और शिखर स्वामी को चंद्रगुप्त का यह प्रस्ताव उचित लगता है। आगे देखते हैं, देखिए, किंतु उसका विचार है कि ध्रुव स्वामिनी को भी साथ भेज दिया जाए। इससे वे ध्रुव स्वामिनी और चंद्रगुप्त दोनों से छुटकारा पा सकेंगे। देखिए यहाँ पे जो है रामगुप्त चाहता था कि चंद्रगुप्त भी मर जाए, ध्रुव स्वामिनी भी मर जाए, जिससे इन दोनों से उसे छुटकारा मिल जाए। ताकि देखिए रामगुप्त एक छोटा सा मानसिकता वाला दिमाग का था, उसे ये सब चीज़ क्या है नहीं है कोई अच्छी नहीं था। वो सिर्फ साम्राज्य बन गया था। उसमें भी क्या कि जब चंद्रगुप्त के पिता जिंदा थे तो वह चंद्रगुप्त को ही राजा बनाना चाहते थे, पर वहाँ पे ये उल्टा हुआ कि उस मतलब छोटा भाई सोचा क्या कि बड़ा भाई है तो बड़ा भाई को ही बनने देते हैं। तो वो देखिए छोटा मानसिकता वाला चीज़ कैसे प्रदर्शित होता है। आइए आगे देखते हैं। चंद्रगुप्त की योजना सफल होती है। वीरतापूर्वक वह सकराज को समाप्त कर देता है और शक दुर्ग उसके अधिपत्य में आ जाते हैं। देखिए आगे, विजय की सूचना पाकर रामगुप्त, शिखर स्वामी, मंदाकिनी आदि भी वहां आते हैं। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से मिलना नहीं चाहती। क्रोध और घृणा की अग्नि में उसका हृदय मानो जल उठा है। रामगुप्त अपने सैनिकों को आज्ञा देकर, देखिए आगे, देखिए, निरीह सैनिकों को वध करवा देता है। सामंत कुमार रामगुप्त के इस आचरण का विरोध करते हैं। रामगुप्त सैनिकों को आज्ञा देकर चंद्रगुप्त सहित सामंत कुमारों को बंदी बनवा लेता है। ध्रुव स्वामिनी इसका विरोध करती है। रामगुप्त उसे चुप रहने का आदेश देता है। ध्रुव स्वामिनी कहती है कि वह उसी क्षण से महादेवी नहीं रही जब उसने सकराज को उसे उपहार स्वरूप भेंट कर दिया था। रामगुप्त के पूछने पर कि क्या वह उसकी पत्नी नहीं है, तो ध्रुव स्वामिनी उत्तर देती है कि इस प्रश्न का उत्तर रामगुप्त को अपने हृदय से मांगना चाहिए। इस अवसर पर पुरोहित आता है और इस प्रश्न का उत्तर देना चाहता है। शिखर स्वामी इस विवाद को रोकने की सलाह देता है, किंतु ध्रुव स्वामिनी जोर देती है, आइए आगे देखते हैं, देखिए, जोर देती है कि यह निर्णय हो ही जाना चाहिए। इस पर रामगुप्त सैनिकों को आदेश देता है कि ध्रुव स्वामिनी को भी बंदी बनाया जाए। तभी चंद्रगुप्त आवेश में आकर लौह श्रृंखला जिसे बांधा गया है को तोड़ डालता है। वह सैनिकों को आदेश देकर
सामंत कुमारों को मुक्त कराता है और शिखर स्वामी तथा रामगुप्त को दुर्ग छोड़कर जाने का आदेश देता है और दुर्ग पर अपना आधिपत्य घोषित करता है। पुरोहित क्लीब और पतित रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी को, ये आगे देखते हैं, देखिए, को मोक्ष की अनुमति देता है। परिषद के सदस्य रामगुप्त को राज सिंहासन के अनुपयुक्त घोषित करते हैं। इसी अवसर पर रामगुप्त चंद्रगुप्त को वध करने का प्रयास करता है, किंतु सामंत कुमार रामगुप्त पर प्रहार करके चंद्रगुप्त की रक्षा कर लेता है। रामगुप्त चोट खाकर गिर पड़ता है। अंततः परिषद चंद्रगुप्त को राजाधिराज और ध्रुव स्वामिनी को महादेवी घोषित करती है। तो ये था। देखिए, आप लोग एक बार प्लेलिस्ट भी चेक करें। इससे पहले मैंने काफ़ी वीडियो अपलोड किया है, BHD 101 का हिंदी गद्य जो है काफ़ी वीडियो अपलोड किया है, तो आप वो भी देखें ताकि आपका तैयारी और अच्छा हो सके। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न, आप लोग प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहाँ पर भी काफ़ी वीडियो अपलोड है, तो उसको भी देख के आप एग्ज़ाम देने जाए ताकि आपका तैयारी और अच्छे से हो सके, क्योंकि सारा क्वेश्चन जो हम बता रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसे अच्छे से देखें। और जो ध्रुव स्वामिनी वाला बताया है वह भी काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो उसको भी यदि एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार देखिए वीडियो को, तो सही में समझ में आ जाएगा आपको। देखिए, उपन्यास तथा कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन और 10 नंबर का ये क्वेश्चन रहता है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा तो 10 नंबर आपको ज़रूर आ जाएंगे। 10 नहीं तो हिंदी है तो इसमें से 8 या 7 नंबर ज़रूर देता है, क्योंकि टोटल नंबर हिंदी में नहीं दिया जाता है, तो काट छाँट के आपको नंबर देता है। तो आप पहले जानिएगा तो क्या अंतर है इन दोनों में, तब ना लिखने का कोशिश करिएगा। तो जानिए। देखिए, उपन्यास तथा कहानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। आइए इसको विस्तार से जानते हैं। देखिए, यद्यपि कहानी और उपन्यास दोनों विधाओं का क्या मतलब हुआ? देखिए, विधाओं मतलब श्रेणी होता है, कोटि, इसका मीनिंग हुआ श्रेणी, कोटि, वर्ग, ये सब विधा का मतलब है। क्योंकि यहाँ पे देखिए, जब हिंदी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत इस टाइप का शब्द का भी प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। तो इसके जगह पे कोटि का भी प्रयोग कर सकते हैं, वर्ग का भी प्रयोग कर सकते हैं, श्रेणी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप। देखिए, दोनों विधाओं में कथा तथा तत्व प्रधान होता है और कुछ ऐसी लंबी कहानियाँ भी आई जो बाद में लघु उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुई। देखिए, जो कहानी बड़ा होता है उसको उपन्यास के रूप में परिवर्तित होता है। कुछ कहानियाँ ऐसा भी है कि जो बड़ा है उसको उपन्यास के रूप में परिवर्तित किया गया है। देखिए, जैसे कृष्ण सोबती लेखक है, उपन्यासकार है, उसकी मित्रों मरजानी तथा ए लड़की महेंद्र भल्ला की एक पति के नोट्स, और दूसरा है दूधनाथ सिंह भी एक उपन्यासकार है, इसकी उपन्यास ओम नमो अंधकार, उदय प्रकाश की पीली छतरी वाली लड़की आदि कहानियों जो बाद में उपन्यास के रूप में प्रकाशित हुई, इसके उदाहरण है। किंतु कहानी तथा उपन्यास सर्वथा 2 अलग अलग विधाएं हैं तथा इनका रचना विधान भी सर्वथा अलग अलग है। तथापि कहानी और उपन्यास के कुछ तत्वों को रेखांकित किया जा सकता है। आप इसको एक दूसरे से कैसे अलग कर सकते हैं, भिन्न अंतर कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, उसको आइए देखते हैं। लगभग 6-7 पॉइंट बताएंगे जिससे आपको यह क्लियर हो जाएगा कि कहानी और उपन्यास दोनों अलग अलग है। देखिए, पहला देखिए, कहानी में कथानक हो भी सकता है और नहीं भी, जबकि उपन्यास के लिए कथानक का होना अत्यंत आवश्यक है। कहानी का प्रेरक एक मार्मिक विचार भी हो सकता है, जबकि उपन्यास में जीवन के विविध पक्षों का चित्रण होता है। देखिए, कहानी जो है जीवन की किसी एक पहलू को लेकर काफ़ी लंबी कहानियाँ बनाई जाती है। जैसे आप प्रेमचंद का ही आप कहानी पढ़ते होंगे, ठीक है, तो उसमें जो है एक ही चीज़ को लेके बनाया जाता है और जीवन के सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता है। मगर उपन्यास जो है जीवन के हर एक पहलू पे
आप जैसे 1 से 10 साल में आप क्या किए, 10 से 20 साल में क्या किए, 20 से 30 साल में क्या किए, हर पहलुओं को उपन्यास में दर्शाया जाता है। तो यही कहानी और उपन्यास में यही अंतर है। देखिए आगे, कहानीकार को अपनी दृष्टि किसी एक वस्तु पर केंद्रित करनी होती है, जो हम बताएं, जबकि उपन्यासकार, आइए आगे देखते हैं। देखिए, जीवन के बड़े फलक को दृष्टि में रखता है। दूसरा देखिए, कहानी जीवन को आंशिक रूप से देखने की विधा है, अथवा वह जीवन के किसी एक अंश को देखती है, जबकि उपन्यास जीवन को पूर्णतया और समग्रता में देखता है। जो हम बताएं कि कहानी जो जीवन की एक ही रूप को देखता है, और कहानी जो जीवन के हर एक पूर्ण जीवन को देखता है। जीवन में क्या क्या उसके घटित हुआ, तो टोटल चीज उसके जीवन का देखा जाता है उपन्यास में। आइए तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए, आकार की दृष्टि से कहानी को एक बैठक में पढ़ा जा सकता है, जबकि उपन्यास का आकार बड़ा होता है और उसे पाठक कई बार में पढ़ सकते हैं। देखिए, कहानी की दृष्टि से जो है, आप कहीं 10 लोग बैठा हुआ है तो वहाँ पे आप कहानी पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीवन के एक ही पहलू के लिए कहानी होता है, जबकि उपन्यास जीवन के हर पहलुओं के लिए होता है। तो उपन्यास आप 10 आदमी के बीच में बैठ के नहीं बोल सकते, मगर कहानी 10 आदमी बैठा हुआ तो वहाँ पे आप बोल सकते हैं। तो ये भी एक अंतर है। आइए 4 नंबर देखते हैं। डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद शर्मा ने प्रभावनवती को केंद्र में रखते हुए दोनों का अंतर स्पष्ट किया है। तो देखिए, डॉक्टर जगन्नाथ जो एक लेखक है, तो इसके अनुसार उपन्यास और कहानी में क्या अंतर है, तो वो भी बताया है। तो क्या बताया, देखिए, कहानी यदि अपने एकोनोमुख समष्टि के प्रभाव माध्यम से हमारे चित्र को पूर्णतया संस्कृत और आंदोलित करके हमें अनुमान, कल्पना और जिज्ञासा से उन्मुक्त द्वारा पर ला खड़ा करती है, तो उपन्यास जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को झांकी देकर सारे रहस्यों और वस्तु स्थितियों से परिचित कराकर हमारे भीतर एक पूर्णता विधायक संतुष्टि उत्पन्न करता है। तो ये डॉक्टर जगन्नाथ प्रसाद के द्वारा ये चीज़ उपन्यास और कहानी के बीच में एक अंतर स्पष्ट करने का कोशिश किया गया है। आइए 5वां पॉइंट देखते हैं। देखिए, कल्पना के बिना तो साहित्य की कोई विधा संभव नहीं है, मतलब कोई भी रचना संभव नहीं है, पर कहानी में कहानीकार अपनी को संयमित रखता है। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए, उपन्यास को लेखक की कल्पना विस्तार देती है। देखिए, कहानी में जो है लेखक एक संयमित रखता है कि आपको इसी जीवन पे इसी को लेके कहानी बनाना है, पर उपन्यास में ऐसा कुछ नहीं होता है। उपन्यास में कल्पना जो है विस्तार होता है। आइए 6 नंबर देखते हैं। विचारों और भावों की अभिव्यक्ति दोनों विधाओं में होती है, पर कहानीकार कुछ चुने हुए मार्मिक क्षेत्रों को ही लेता है, जबकि उपन्यासकार के पास लंबे लंबे विवरणों की पूरी गुंजाइश होती है। छठा हो गया। 7वां पॉइंट देखिए। कहानी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, जबकि उपन्यास में पात्र काफ़ी संख्या में हो सकते हैं। पात्र मतलब कि उसमें जो आदमी है, आदमी का पात्र, जैसे उसका बेटा हुआ, ये सब हुआ, बेटा बेटी, उसके पिता, ये सब पात्र हुआ कहानी का। जबकि उपन्यास में पात्र की संख्या काफ़ी हो जाती है, क्योंकि जीवन के हर पहलुओं पर ना ये दर्शाया उपन्यास करता है। तो देखिए आगे, कहानी में किसी पात्र के अंतर्द्वंद्वों को बहुत लंबा नहीं खींचा जा सकता, जबकि उपन्यास पात्र के मन में प्रवेश कर उसके मानसिक संताप को पूरी तरह खोल सकता है। देखिए 8वां पॉइंट, इसी प्रकार कहानी में चरित्र चित्रण को बहुत विस्तार देना संभव नहीं होता, जबकि उपन्यास में किसी पात्र के चरित्र के हर पहलू को उजागर किया जा सकता है। आइए 9 नंबर देखते हैं। देखिए, कहानी और उपन्यास की रचना शैलियों में भी बहुत अंतर होता
देखिए अंतर होता है, ये नहीं होगा, 2 बार लिखा गया अंतर। ठीक है, इसको काट के चलिएगा। अंतर होता है। कहानी की रचना में तो किसी एक ही शैली का उपयोग किया जाना संभव है, जबकि एक ही उपन्यास में कई शैलियों के प्रयोग किया जाता है। कहानी में एक ही शैली का उपयोग किया जाता है, मगर उपन्यास में कि एक से अधिक शैली का उपयोग आप कर सकते हैं। चलिए 2 प्रश्न इस वीडियो में बताएं। कैसा लगा आपको इस वीडियो, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो फिर भी कमेंट करें, नहीं अच्छा लगा तो आप रीज़न ज़रूर बताएं अपना। तो चलिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को भी लाइक कर दें। आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जुड़िए। चलिए थैंक यू, जय हिंद।